बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट CS506। आज हम इसके लेक्चर नंबर 25 वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करेंगे कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होती है। तो यहाँ पर इसका कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसको एक बार देखते हैं। कहता है बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इंटरनेट, web-based applications are becoming vital part of IT infrastructure of large organization। यानी बहुत बड़ी कहते हैं कि लार्ज जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बहुत बड़ी जो बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपनी वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनवा ली हुई हैं और इन एप्लीकेशंस को यूज़ करने की मद में हम इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। स्प्रेड यूज़ ऑफ इंटरनेट, वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इंटरनेट, यानी यही वजह है कि अब इंटरनेट का यूज़ जो है इतना बढ़ गया है, इतना ज़्यादा हो गया है। उसकी असल वजह यह है कि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपनी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं और उसको इस्तेमाल करने के लिए उनके जो एम्प्लॉय हैं, जो थर्ड पर्सन हैं, जो आम पर्सन भी है, उन्हें सर्च करने के लिए डाटा नेट पर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से इंटरनेट का यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। आगे वेब एप्लीकेशन है। इन जनरल वेब एप्लीकेशन इन जनरल कहता आम वेब एप्लीकेशन जो है ये पीस ऑफ कोडिंग होता है जो रन होता है एट सर्वर के ऊपर विच फैसिलिटेट रिमोट यूज़र, जो कि उसके इस्तेमाल करने वाले को फैसिलिटेट करता है, यानी उसे आसानियाँ उसके लिए पैदा करता है। और कनेक्टेड टू अ वेब सर्वर उस पर्सन के लिए, उस यूज़र के लिए जो कि वेब सर्वर के साथ कनेक्टेड है। और कनेक्टेड कैसे है? थ्रू HTTP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल की मदद से। तो वेब एप्लीकेशन क्या है? ये एक कोड है लिखा गया जो कि सर्वर के ऊपर चलता है और अपने इस्तेमाल करने वाले को जो HTTP प्रोटोकॉल की मदद से सर्वर के साथ अटैच होता है उसको फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट में ज़ाहिर है जिस मकसद के लिए ये एप्लीकेशन बनी है, जो बेनिफिट ये दे सकती है या जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए बनी है वही चीज़ें ही इस पर जाकर इस्तेमाल की जाएंगी। अगर ओपन का है, क्लोज़ का है, डाटा सर्च का है, तो जो भी है इस पर वही ब्रोज कर पाएगा पर्सन। तो यहाँ पर जो एक पिक दिखाई गई है, पिक्स में ये एक शख्स दिखाया गया है जो वेब ऐप के ऊपर जाकर HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए सर्वर के साथ लिंक करता है। वेब सर्वर इज़ सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर जो है सॉफ्टवेयर है विच प्रोवाइड यूजर्स एक्सेस टू सर्वर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। यानी वेब सर्वर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र को क्या करता है जी, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज क्या होता है? वही काम जिस काम के लिए वो वेब ऐप बनी हुई है वही उसकी सर्विसेज हैं। तो प्रेजेंट ऑन इंटरनेट, जो शख्स इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, उसको ही प्रोवाइड करता है जी। तो कहते हैं दीज सर्वर्स कैन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मैनी प्रोटोकॉल। ये जो सर्वर्स हैं कई सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद से चलते हैं। यूज्ड ओवर इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर, जैसे कि कहते हैं HTTP प्रोटोकॉल है, FTP प्रोटोकॉल है और टैलेंट ETC वगैरह। ये प्रोटोकॉल्स हैं FTP, HTTP और टैलेंट। इसको अपने मरूजी के लिए याद भी रखना है, हो सकता है MCQs में ये पूछ लिया जाए, ये 2 नंबर का सवाल भी पूछ लिया जाता है। प्रोटोकॉल्स के नाम लिखें। अच्छा, HTTP बेसिक्स क्या है? कहता है प्रोटोकॉल डिफाइंस द मेथड। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि मेथड डिफाइन करता है, एक तरीकाकार बयान करता है
एंड वे ऑफ कम्युनिकेशन, और बात करने का रास्ता, बात करने का ज़रिया, बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज़ के दरमियान। यानी एच टी टी प्रोटोकॉल क्या है, ये एक मेथड डिफाइन करता है या वे ऑफ कम्युनिकेशन देता है दो पार्टीज़ के दरमियान। आगे एग्जांपल है, इसको आपने खुद ही रीड कर लेना है। नीचे ये तस्वीर जो है इसकी मदद से, डायग्राम की मदद से समझाया गया है कि एक शख्स है जिसकी एक अपनी लैंग्वेज है, और इधर एक वेब सर्वर है जिसकी अपनी लैंग्वेज है। ना वेब सर्वर इस शख्स की ज़ुबान को समझता है, ना इस शख्स ही इस वेब सर्वर की ज़ुबान को समझता है। दरमियान में ये जो है एक HTTP है, ये जो शख्स है रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इनका जो तल्लक बना हुआ है, इनका जो तल्लक का मेथड जो है या वे ऑफ कम्युनिकेशन जो डिसाइड हुआ है, वो HTTP की मदद से हुआ है। तो HTTP जो है वो क्या है कि जो इधर से रिक्वेस्ट सेंड की जाती है सर्वर तक जाती है, तो इन दोनों के दरमियान कनेक्शन का ज़रिया बना हुआ है, और ये शख्स इसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और वेब सर्वर जो है उसको रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट के बदले में दे रहा है। तो अब पार्ट्स ऑफ एन HTTP रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मेथड है, कहता है इट टेल्स द सर्वर टाइप ऑफ एक्शन डाटा क्लाइंट वांट्स टू परफॉर्म। यानी रिक्वेस्ट मेथड क्या होता है, ये सर्वर को बताती है कि जो क्लाइंट है वो आपसे क्या डिमांड करता है, किस तरह का काम तुझसे करवाना चाहता है, कौन सी उसकी रिक्वायरमेंट है। और URI जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर का मुखफ़फ़ है, और स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। और जो उस क्लाइंट को जिसने रिक्वेस्ट सेंड की है उसने जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर किया है उसके पहले एड्रेस को स्पेसिफाई करता है। और हेडर फील्ड जो है ये ऑप्शनल हेडर्स होती हैं, कैन बी यूज बाय क्लाइंट, क्लाइंट की तरफ से यूज़ होती हैं। टेल द सर्वर, सर्वर को बताने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के मतलब। यानी जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो बेसिकली वो एक ही उसका मुद्दा होता है, एक ही काम होता है, लेकिन उसके साथ जो और हम वर्ड यूज़ करते हैं वो सपोर्ट फ्राहम करते हैं किसको, सर्वर को, अब हमारी बात समझने में। तो हेडर फाइल्स होगी जी। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट फाइल की एग्जांपल दी गई है, रिक्वेस्ट हेडर्स है और ये ऑप्शनल रिक्वेस्ट हैं। अच्छा, HTTP रिक्वेस्ट एग्जांपल्स आ गई, इसमें बॉडी आ गई। बॉडी में क्या होता है कि बॉडी जो है वो कंटेन होती है डाटा सेंट बाय द क्लाइंट टू द सर्वर। बॉडी में क्या होता है, वो डाटा होता है जो अपने क्लाइंट ने सर्वर को सेंड किया होता है। और रिक्वेस्ट पैरामीटर, रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट ही होती है, जो उसने सेंड कर दिया डाटा जो उसको चाहिए था वो रिक्वेस्ट है। पैरामीटर क्या होते हैं, जो उसके साथ अजाफी मालूमात होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो एडिशन कहते हैं इसको, जैसे नेम जी। पार्ट्स ऑफ HTTP रिस्पॉन्स है, यानी अब यहाँ पर क्या है कि जो रिक्वेस्ट सेंड की गई थी क्लाइंट की तरफ से, अब उसे HTTP प्रोटोकॉल की मदद से जो सर्वर के साथ लिंक बना हुआ है, अब सर्वर जो है उसी कम्युनिकेशन वे के ज़रिए से, मेथड के ज़रिए से रिप्लाई वापस कर रहा है ना, उसको रिप्लाई दे रहा है, उसको रिस्पॉन्स दे रहा है। अब रिज़ल्ट में क्या आएगा, रिज़ल्ट में न्यूमेरिक स्टेटस कोड एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। यानी रिज़ल्ट में होगा क्या, जो रिक्वेस्ट सेंड की गई है अब उसके बदले में जो कोड है उसे सेंड किया जा रहा है। और हेडर फील्ड क्या है कि सर्वर यूज़ दिस फील्ड टू टेल क्लाइंट, सर्वर जो है यानी क्लाइंट को बताने के लिए इन फील्ड्स का इस्तेमाल करता है। सर्वर इंफॉर्मेशन लाइक कॉन्फ़िगरेशन एंड सॉफ्टवेयर। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि जब हम कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ एक लिंक भी डाउनलोड हो जाता है, या उसके साथ एक एड्रेस भी होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये फ़ाइल हमने फ़लाँ जगह से डाउनलोड की हुई है। और इसकी अगर आप जाकर डिटेल में देखें ना, प्रॉपर्टी में जाकर, तो वहाँ पर भी ये डाटा हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर भी जो इसी का जिक्र कर रहा है। तो बॉडी में क्या होता है कि डाटा सेंट बाय सर्वर, जो सर्वर की तरफ से डाटा ज़ाहिर है, अब सर्वर नहीं सेंड करना है क्योंकि वो रिप्लाई कर रहा है हमें,
और पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स दिस इज फाइनली सीन बाय द यूज़र। अब बॉडीज में क्या है, यानी जो डाटा हमें सर्वर ने HTTP के साथ लिंक में रहते हुए कम्युनिकेशन बनाते हुए क्लाइंट के साथ हमें सेंड किया है, तो अब उसको यूज़र ने सीन कर लिया हुआ है, तो उसी को वो बॉडी कहता है जो डाटा हमने स्क्रीन पर हासिल किया और उसको सीन कर लिया। यहाँ पर जी स्टेटस लाइन और रिस्पॉन्स और ये ऑप्शनल है, मतलब HTML का कोड लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। आगे इसके बाद जी रिस्पॉन्स कोड्स हैं, ये आप लोगों ने ध्यान से एक बार अच्छे तरीके से अपनी बुक से रीड कर लेने हैं। इसमें से MCQs तो अक्सर आ जाता है, बल्कि क्यूज़ में तो लाजमी ये पूछ ही लिया जाता है। ये होता क्या है कि जब हमें रिस्पॉन्स मिलता है सर्वर की तरफ से, रिस्पॉन्स मिलता है तो उसके लिए स्पेशल कोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक पहले कोड दिखा दूँ जो देखती है आपको जल्दी समझ में आ जाएगी एक बात जी। ये 404, जब हम कंप्यूटर पर नेट के ऊपर कोई काम कर रहे होते हैं तो जब कोई एरर आ रहा होता है ना, तो तब ये 404, 401, 403 वाले कोड आपको देखने को मिले होंगे। 401 क्या करता है कि नॉट अवेलेबल सोर्स रिक्वेस्ट, यानी जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की होती है तो वो कहता है कि इसका सोर्स जो अभी अवेलेबल नहीं है। इसी तरह 401 के साथ आता है कि रिक्वेस्ट जो आपने सेंड की है वो ऑथेंटिकेशन के लिए भी जा रही है, या उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही, तो ऑथेंटिकेशन का यानी जब भी कोई मसला होगा तब ये 401 के साथ इससे रिप्लाई करेगा। 403 के साथ कहता है जब आप एक्सेस करना चाहते हो रिक्वेस्टेड को तो हैज़ बीन डिनाइड, जब आप उसको कह लें कि हासिल नहीं कर पाते जो रिक्वेस्ट सेंड की है उसका रिप्लाई, तो तब जो 403 के हिसाब से हमें कोड के साथ हमें रिप्लाई करता है। इसी तरह जब कह ले कि कंटिन्यू विद पार्शियल रिक्वेस्ट, जब हमने रिक्वेस्ट सेंड की उस पर अमल दरामद शुरू हो गया और हम इसके साथ काम करना शुरू हो गए, सर्वर के साथ कनेक्टेड हो गए, तो तब ये 100 पे होता है इसका कोड, और 200 से लेकर 299 तक तब होता है जब मीन्स एवरीथिंग इज़ फाइन, यानी जब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो जाती है, तो तब जो कोड जो होता है वो 200 से 299 तक सेंड होता है। 300 से 399 तक कब होता है, जब डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्टेड कैन बी फाउंड सेवरल प्लेसेस, यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट सेंड की है वो मुख्तलिफ जगहों पर पड़े हैं, मुख्तलिफ सर्वर्स के ऊपर स्टोर हैं, तो उस वक्त ये उनको जब फाउंड करता है तो 300 से लेकर 399 तक हमें कोड के हिसाब से कह लें कि रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स वापस करता है। इसी तरह 500 से लेकर 599 तक कोड है, ये 500 सिग्निफाई करता है एन एरर बाय द सर्वर, यानी जब सर्वर की तरफ से एरर होएगा, यानी जब भी हमें रिप्लाई जो है मिलेगा 500 से लेकर 599 तक, तो इसका मतलब क्या होगा कि सर्वर की तरफ से कोई एरर आ रहा है। तो 503 में ये इंडिकेट करता है कि टेम्परेरी जो है सर्वर ओवरलोडेड है और अभी आप अनएबल हैं टू हैंडल, यानी अभी जो सर्वर है वो अनएबल है हैंडल द रिक्वेस्ट, जो सेंड की गई थी उसको रिक्वेस्ट उसको भी वो हैंडल नहीं कर पा रहा। तो 404 जो है ये रिक्वेस्ट रिसोर्स इज़ नॉट अवेलेबल, यानी जब जो रिक्वेस्ट सेंड की जाती है उसका रिसोर्स अवेलेबल ना हो तो तब हमें 404 के साथ रिप्लाई मिल जाता है स्क्रीन के ऊपर। इस तरह के मैसेज हमें अक्सर देखने में मिलते रहते हैं, जब कभी कह लें कि हम रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो साइट ओवरलोडेड हो, तो तब फिर ओवरलोडेड के वक्त हमें ये जो 503 वाला ऑप्शन है कोड है मिलता रहता है बार बार। तो इसी तरह नॉट ऑथोराइज पर 401 का मिल जाता है। फिर है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, यानी एक होती है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, हम लोग पीछे पढ़ चुके हुए हैं, ये नहीं पढ़ा तो फिर इंशाल्लाह पढ़ लेंगे आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में।
यानी वेब डेवलपमेंट के कोर्स में कि दो टाइप की हम कोडिंग करते हैं। एक सर्वर साइड होती है और एक क्लाइंट साइड होती है, जिसको फ्रंट एंड एंड बैक एंड कहते हैं। फ्रंट एंड जो होती है वो क्लाइंट साइड होती है और बैक एंड जो होती है वो सर्वर साइड होती है, यानी जो सर्वर से हम रिस्पॉन्स लेने के लिए डायनामिकली कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि वेब सर्वर पेजेस कैन बी आइदर स्टैटिक पेजेस और डायनामिक पेजेस, यानी जो पेज होते हैं वेब सर्वर के हमारे, वो स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनामिक भी हो सकते हैं। तो स्टैटिक यानी जामिद होते हैं, वो मुतहरिक नहीं होते हैं। डायनामिक मुतहरिक पेजेस होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स। तो सिंपल HTML कहते हैं लैंग्वेज जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज है। व्हेन आ क्लाइंट रिक्वेस्ट टू HTML पेज सर्वर सिंपल सेंड्स बैक विद द रिक्वायर्ड पेज। जी, कहते हैं जब ये जो एक क्लाइंट बैठा हुआ है, ये जो लैपटॉप नज़र आ रहा है, इसने रिक्वेस्ट सेंड की है, तो फौरी वो रिक्वेस्ट जो है वो रिट्राइव होती है, फाइल को ढूंढा जाता है सर्वर की तरफ से और उसी फाइल को दोबारा वापस क्लाइंट को सेंड कर दिया जाता है। तो ये डायनामिकली होता है। स्टैटिक वेब पेज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है ये, उसकी एग्जांपल दी गई है। जी, तो इसको आपने रीड कर लेना, बस ये वही बात लिखी हुई है कि जो अपना क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर जो है उसको जनरेट करता है, जनरेट करने के बाद फिर उसे डायनामिकली जो है वो रिटर्न कर देता है अपने क्लाइंट को ही, उसका रिस्पॉन्स जो है। वाई बिल्ड पेजेस डायनामिकली। जी, तो कहते हैं कि डायनामिकली पेज जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिक नहीं बना रहे, तो क्यों कर रहे हैं? उसकी कहते हैं ज़रूरत इसलिए हुई है बनाने की, क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस व्हेन कंटेंट साइड चेंजेस फ्रीक्वेंटली। कंटेंट की जो साइड्स हैं, यानी कंटेंट वो डाटा है जो कह लें कि अपलोड किया जाता है, साइट्स जो हैं उसकी वो चेंज होती रहती हैं फ्रीक्वेंटली। क्लाइंट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इज़ रिक्वायर्ड, यानी जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो जहाँ पर भी वो कंटेंट पढ़ाता है, जिस भी सर्वर के ऊपर पड़ा होता है, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होकर उस बंदे तक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की सूरत में मिल जाता है। तो जी, बाकी ये नीचे आप लोग देख लीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पर हमें एक सर्च इंजन दिखाया गया है गूगल। तो गूगल के अंदर वेब डेवलपमेंट लिखा हमने, ये जो हमें सामने नज़र आ रहा है पूरा पेज, ये फ्रंट एंड यानी HTML में क्रिएट हुआ है। तो ये क्लाइंट साइड है। अब ये क्लाइंट साइड जो है उसने वेब डेवलपमेंट लिखकर रिक्वेस्ट सेंड की है सर्च पर क्लिक करके, किसको? अपने सर्वर को। और सर्वर ने रिस्पॉन्स में हमें क्या किया? ये पेज दिखा दिए उससे रिलेटेड जितने भी थे कलेक्ट करके। तो इस तरह ये CNN.com की है, वो भी यही चीज़ है। इसी तरह ये एक और पेज जो है दिखाया गया है, डायनामिक वेब कंटेंट टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन, यानी अब ये जो डायनामिक वेब कंटेंट की टेक्नोलॉजी है ये बढ़ती जा रही है। इसकी रीज़न क्या है जी? डायनामिक वेब कंटेंट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी हैव इवॉल्व थ्रू टाइम स्पीड, यानी अब टाइम इन स्पीड, स्पीड से सिक्योरिटी, स्पीड सिक्योरिटी, ये इसके बेनिफिट्स आ रहे हैं आजकल यूज़ के। लेकिन इसमें बताता है, कहता है कि कम्प्लेक्सिटी भी है, मौजूद है। लेकिन अब इसी कम्प्लेक्सिटी को कम किया है किसने? सन जावा इंट्रोड्यूस, सन जावा ने इंट्रोड्यूस क्या करवाया है? सर्वलेट्स और JSP, जो हमें प्रोवाइड करते हैं मोर स्पीड, ज़्यादा स्पीड और सिक्योरिटी, एज वेल एज बेटर टूल्स फॉर वेब पेज क्रिएशन, यानी वेब पेज बनाने के लिए हमें सिक्योरिटी और ज़्यादा स्पीड फ्राहम करते हैं कौन?
सन जावा ने जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं सर्वलेट्स और ASP। जी, CGI जो होता है ये कॉमन गेट इंटरफेस का मुखफ़फ़ होता है। तो ये रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, कम्प्लेक्सिटी इसमें दिखाई गई है, टाइम और सिक्योरिटी। ये सर्वलेट जो अभी आप लोग JSP और सर्वलेट के बारे में रीड करके आए हैं उसी को डायग्राम की मदद से दिखाया गया है। ये सर्वलेट और JSP जो है ये मोर स्पीड है और सिक्योर भी है, जबकि ये जो डायनामिक कंटेंट है इसके ऊपर इनके बगैर यानी PHP या ASP वगैरह ये है सिंपल। तो उसमें ये कम्प्लेक्सिटी जो है यहाँ पर शो कर रहा है, ये वाली ये कम्प्लेक्सिटी शो कर रहा है। PHP के साथ CFML के साथ ये PHP होगी, ASP होगी। ये बैकएंड सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं। इस तरह सर्वलेट और ASP भी ना जी। लेयर्स एंड वेब एप्लीकेशन। जी, नॉर्मली वेब एप्लीकेशन और जी पोर्शन इनटू लॉजिकल है। जी, नॉर्मली कहता है जी जो वेब एप्लीकेशन है इसको लॉजिकली लेयर्स में तकसीम किया गया है। ये लेयर्स हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं, चलिए इनको एक दफ़ा फिर रीड करते हैं। यूज़र जो इस लेयर पर काम कर रहा होता है, जो यूज़र को नज़र आ रही होती है स्क्रीन पर, असल में वो प्रेजेंटेशन लेयर होती है और जिसके ऊपर वो लॉजिक्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेज जो है डाटा जो है वो यहाँ से डाटा रिसोर्स से सर्विस से लेकर आता है, यहाँ पर वो हमने लगाए होते हैं। और डाटा लेयर जो होती है इसका तल्लुक डाटा से होता है, यानी बिजनेस लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर और डाटा लेयर के दरमियान होती है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो यूज़र के लिए होती है और डाटा लेयर जो है वो डाटा लाने के लिए होती है। और जो बिजनेस लेयर है यहाँ पर हमारे लॉजिक्स लगाए होते हैं कि डाटा किस तरह से सेव होगा, किस तरह से वहाँ से रीड होगा, क्रिएट होगा वगैरह। इस तरह प्रेजेंटेशन लेयर के मतलब बताया गया है कि ये यूज़र इंटरफेस मुहैया करती है क्लाइंट को और इंटरेक्ट करता है विद एप्लीकेशन के साथ। तो इस तरह बिजनेस लेयर जो है ये सर्विस लेयर होती है जो इम्प्लीमेंट करती है एक्चुअल बिजनेस लॉजिक और फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की जो फंक्शनैलिटी है उसका तल्लुक होता है, इससे लॉजिक्स का होता है। और डाटा लेयर जो होती है, जो ऑब्जेक्ट्स जो है ये रियल वर्ल्ड बिजनेस ऑब्जेक्ट है और इसका तल्लुक जो है वो डाटे के साथ होता है। यहाँ पर जावा वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, जावा की जो वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है वो दिखाई गई हैं। इसमें कहता है कि सिवरल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं जिसमें सर्वलेट्स है, जावा सर्वर पेजेस है और जावा सर्वर फेसेस है। यही उन्होंने डायग्राम की मदद से दिखाया गया कि जावा सर्वर फेसेस है, जावा सर्वर पेजेस है, जावा सर्वलेट है और जावा सर्वर पेजेस हैं। ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती हैं। जी, तो रेफरेंसेस आगे, नोट्स आगे, इसका मतलब हमारा लेक्चर नंबर जो 25 था वो भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट में या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुनासिब जवाब मेरे पास हुआ उसके मतलब तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी करने की कोशिश करूँगा।